अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाकिर हुसैन और आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह लें इसको या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कह लें, दोनों नाम, या इसको हम जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हैं। अच्छा, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये जो टॉपिक है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एक ये वाला टॉपिक और एक कैपेसिटर का टॉपिक, इन दोनों में से बहुत ज्यादा एमसीक्यूज पूछे जाते हैं और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के हवाले से जितने भी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं वो इस लेक्चर में हम डिस्कस कर लें। तो आइए चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को समझने के लिए मैं फर्ज करता हूं ये कोई चार्ज क्यू है और ये इसकी सर्टेन फील्ड है, ठीक है। अब जब हम किसी दूसरे चार्ज को, लेट्स सपोज ये कोई टेस्ट चार्ज है Q0, जब हम किसी दूसरे चार्ज को इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आएंगे तो ये उस पर एक फोर्स लगाएगा। जब मैंने कहा है कि ये एक टेस्ट चार्ज है तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव चार्ज है। अब ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव पर क्या लगाएगा सर? फोर्स लगाएगा। किस डायरेक्शन में लगाएगा सर? ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, ठीक है, ये फोर्स लगाएगा। अब इस यूनिट चार्ज पर ये वाला चार्ज कितनी फोर्स लगा रहा है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किसमें? जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा। तो इसकी डेफिनेशन हम क्या कर सकते हैं? तो इसकी डेफिनेशन बहुत आसान होगी, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पड़ा हुआ है तो उस पर ये जो चार्ज है कितनी फोर्स लगा रहा है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब अगर हम इसकी लोकेशन चेंज कर देंगे, मैं आपसे कहता हूं कि बताएं भाई ये एक पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो फोर्स कहां ज्यादा लग रही होगी? आप कहेंगे सर डेफिनेटली यहां लग रही होगी। तो यहां पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? ये, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी। अब बात कर लेते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या बनता है। इसका फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा, बहुत आसान है। इसकी डेफिनेशन ही बता रही है कि इसका फॉर्मूला क्या है। क्या बता रही है सर? ये बता रही है कि E बराबर होगा F ओवर Q0, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है, या Fe क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो इसका एक और फॉर्मूला भी जो हम लिख सकते हैं वो ये है, E इज इक्वल टू Fe की जगह हम पुट कर सकते हैं Q0 ओवर R स्क्वायर, और ये वाला Q0 जो है ये वैसे ही हमने नीचे लिख दिया। ये सर कहां से आया भाई? कूलम्स लॉ से। जो पहला लेक्चर था उसमें हमने ये सीखा था ना, F इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो Q1 ये वाला चार्ज है और Q2 ये वाला Q0 चार्ज है, ठीक हो गया। अब यहां से इस Q0 से Q0 गायब हो गया तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया ड्यू टू एन आइसोलेटेड चार्ज, वो आ जाएगा K Q ओवर R स्क्वायर, ठीक हो गया जी। तो एक और फॉर्मूला आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब दूसरी बात यह है कि इसका यूनिट क्या होगा, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां मैं लिख देता हूं इसका यूनिट। यूनिट क्या होगा सर? बहुत सिंपल है, इसके फॉर्मूला से यूनिट पता चल जाएगा। तो यूनिट इसका है न्यूटन पर कूलम। क्या है जी? न्यूटन पर कूलम। या आप इसको क्या पढ़ते थे सर? इसको हम यूं भी कहते थे, हमने प्रूव भी किया हुआ था। क्या प्रूव किया था सर? वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। अच्छा, जल्दी से बता दें इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट, इसका यूनिट क्या होगा? बेस में क्या होगा इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स? तो सर वो बहुत आसान है। न्यूटन को आप लिख लेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कूलम चूंकि चार्ज है Q इक्वल टू IT होता है तो I की जगह आ जाएगा एम्पेयर, और साथ T है तो उसकी जगह आ जाएगा सेकंड, और ये ऊपर पावर -1 वैसे ही आ गई। इसको फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं सर, ये आ जाएगा केजी मीटर, और ये सेकंड की पावर कितनी है? -2, और ये -1, ये हो जाएगी सेकंड की पावर -3, और ये आ जाएगा पर एम्पेयर। तो ये इसका क्या आ गया? यूनिट आ गया। अब इसकी अगर आप डायमेंशन निकालना चाहें तो वो यहां से आप फौरन बता सकते हैं, ml/t-3 और a-1, ठीक हो गया, ये इसकी डायमेंशन आ जाएगी। अब देखिएगा, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है
तो इससे ये बात हमें समझ आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फिर एक स्केलर क्वांटिटी नहीं बल्कि कौन सी है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो मैं यहां कह सकता हूं कि ये क्वांटिटी कौन सी है, वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी है, वेक्टर क्वांटिटी। अब दूसरी बात जो वेक्टर क्वांटिटी के होने से हमें समझ आती है वो क्या है, डायरेक्शन। तो अगर वेक्टर है तो फिर भाई डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन ये फॉर्मूला ही बता रहा है कि चूंकि चार्ज तो एक स्केलर क्वांटिटी, इसकी तो कोई डायरेक्शन नहीं होगी, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी ना उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, फोर्स की डायरेक्शन में। कौन सी फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। या हम यूं कह सकते हैं अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, along द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक हो गया, दोनों बातें ठीक है, आप कोई भी बात अज्यूम कर सकते हैं। अब इसके बाद ना मैं इसकी वेक्टर फॉर्म भी लिख लेता हूं। ठीक है, व्हाट विल बी द वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अभी हमने बड़ी बातें करनी है, मेरे साथ जुड़े रहिएगा, घबराना नहीं है आपने। वेक्टर फॉर्म की बात होगी। वेक्टर फॉर्म क्या होगी सर, वेक्टर फॉर्म बहुत आसान है, ई के ऊपर बार लगा देंगे, एफ ई ओवर क्यू नॉट है, ये आ जाएगा, शाबाश। या फिर ई इज इक्वल टू आ जाएगा के क्यू ओवर आर स्क्वायर इंटू आर कैप। आर कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है जो इसकी डायरेक्शन बताएगा। अब आर कैप को हम यूं भी तो लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू आ जाएगा के क्यू ओवर आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर ओवर आर। पता है ना, आर यूनिट वेक्टर है ना, तो वो आर वेक्टर ओवर आर मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, E इज इक्वल टू आ जाएगा के क्यू ओवर आर क्यूब। ठीक हो गया, और साथ में आर वेक्टर। तो ये फॉर्मूला भी आपने याद रखना है। अगर आपको आर वेक्टर गिवन हो आई कैप और जे कैप की फॉर्म में, तो आप यहां उसकी वैल्यूज पुट करके आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं, इससे घबराना नहीं है आपने। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वेक्टर फॉर्म भी आ गई। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि इसका ग्राफ क्या बन सकता है। तो यहां से ग्राफ भी पूछा जा सकता है आपसे। ग्राफ किसका, अक्सर जो ग्राफ पूछा जाता है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के दरमियान पूछा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से कर्व्ड ग्राफ बनेगा। और दूसरा जो इसका ग्राफ पूछा जा सकता है वो कौन सा हो सकता है, वो होगा इधर हम ले लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को और इधर हम ले लेंगे 1 ओवर आर स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और 1 ओवर आर स्क्वायर में क्या रिलेशन है सर, डायरेक्ट रिलेशन है, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर आर स्क्वायर। तो अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा सर, जब भी दो चीजों में डायरेक्ट रिलेशन होगा ना तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। शाबाश। लेकिन अब हम ना बात करते हैं एक और कॉन्सेप्ट की जो इसके साथ, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, और वो है कि अगर हम यहां अभी तक जो फॉर्मूला हमने डिस्कस किया ना, ये वाला E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है इन वैक्यूम। अगर मैं मीडियम ले आऊं बिटवीन द चार्जेस, तो इन द, या मैं इन मीडियम लिख देता हूं ना, शॉर्ट बात करते हैं। मीडियम में ये फोर्स क्या हो जाएगी, इन मीडियम। तो मीडियम में जब हम मीडियम लेके आएंगे तो ये हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हो जाएगी 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में कौन आ जाएगा, एप्सिलॉन आर। इसके बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है कूलम्स लॉ में। तो क्यू ओवर आर स्क्वायर ऐसे। अब यहां से अगर आप देखें तो ये जो वैल्यू है ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम बराबर आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम ओवर एप्सिलॉन आर। इस तरह का कोई फॉर्मूला पहले पढ़ा है जी सर, कूलम फोर्स में पढ़ा था, यहाँ ई की जगह फोर्स आ जाता था। शाबाश। यहां से एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास ई वैक्यूम ओवर ई मीडियम। ठीक है जी। अब जरा जल्दी से ये बता दें, ये जो इसकी रेशो है ये ग्रेटर देन 1 होगी या लेस देन 1 होगी सर, ये रेशो हो सकती है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होती है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती है। ठीक हो गया जी। अब यहां से ना मैं आपसे एक जल्दी से एक एमसीक्यू पूछ लेता हूं, बहुत आसान एमसीक्यू है। एमसीक्यू में शायर आपसे कह रहा है कि इफ E vacuum
आपके पास हो 25 न्यूटन पर कूलम, ठीक हो गया। और ई मीडियम जो है ये आपके पास हो कितना 0.25 न्यूटन पर कूलम। तो जल्दी से बता दें फिर एप्सिलॉन आर कितना होगा। क्या इसके मुझे जरूरत है आपको ऑप्शन बताने की? नहीं सर ये तो बहुत आसान है, चले मैं सॉल्व भी कर देता हूं, लगे आज सॉल्व कर लेते हैं। एप्सिलॉन आर इक्वल टू आ गया हमारे पास ई वैक्यूम ओवर ई मीडियम, तो 25 ओवर 0.25 है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूं 25 ओवर 100। बिल्कुल सर लिख सकते हैं। इस 25 से ये 25 गायब हो गया और ये 100 डिनोमिनेटर में भी नीचे है, तो ये ऊपर आ जाएगा, ये आ जाएगा 100। अब इसका यूनिट क्या होगा जल्दी से बता दें। नो यूनिट। शाबाश, क्या बात है आपकी। इसका कोई यूनिट नहीं होगा। क्यों यूनिट नहीं होगा सर? ये रेशो है, तो रेशो का कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि रेशो बिटवीन टू सेम क्वांटिटीज होती है। ठीक हो गया जी। अब इसको फर्दर हम डिस्कस करते हैं, लेकिन बोर्ड रेज कर लेते हैं पहले। अब उसी कॉन्सेप्ट से एक और एमसीक्यू मैंने आपके सामने लिखा है। इसमें शायद कह रहा है इफ Q इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ कूलम, तो बताएं E कितनी होगी एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द चार्ज। चार्ज से 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर E की वैल्यू बताएं। ऑप्शंस मैंने आपके सामने लिख दिए, आप जल्दी से इसको सॉल्व करके बता दें। आप भी सॉल्व करें, मैं भी इसको सॉल्व कर लेता हूं। तो फॉर्मूला है हमारे पास E इज इक्वल टू K, that is 9 cross 10⁹ E is equal to K Q over R square। Q कितना गिवन है हमें सर? वो है 10⁻⁻⁶ कूलम, 10⁻⁻⁶ आ गया। ओवर R कितना है हमारे पास? R सर है 2 सेंटीमीटर, तो R का स्क्वायर है ना, तो मैं 2 क्रॉस 10⁻⁻² का स्क्वायर कह सकता हूं। क्यों नहीं सर? सर ये कहां से आ भाई? ये सेंटी की वैल्यू है। ठीक हो गया जी। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। इसको मैं लिख सकता हूं, ये देखिए 9 ऐसे एज इट इज आ गया, और 10⁻⁹ और -6 कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 10⁻³ ओवर कितना है सर? 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। अब ये कितना हो जाएगा? 2 2 सर 4, तो ये आ जाएगा 10⁻⁻⁴। अब 10⁻⁻⁴ को जब ऊपर लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी? 10⁻7 प्लस की। ठीक हो गया। और अब 9 को जब 4 से डिवाइड कराएंगे, 4 2 8, ठीक हो गया। और बाकी कितना बच गया? 8, बाकी 1 बच गया ना। तो अब 1 चूंकि 4 से लेस है तो पॉइंट लगा दिया और आगे 0 लगा दिया, तो फिर 10 हो गया। तो 4 2 8 फिर हो गया, और फिर 2 बचेगा, तो 2.25 क्रॉस 10⁻⁷ न्यूटन पर कूलम। कौन सा ऑप्शन बन रहा है सर? ये ऑप्शन बन रहा है अल्फा। क्लियर हो गया जी। हमने चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ही आज बातें करनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और कहां यूज होती है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी कहीं ई आता है कि नहीं आता सर? बिल्कुल आता है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था जरा ये बता दें सर। वो तो बहुत आसान है। देखें, ये हमारे पास अगर कोई सरफेस है, ठीक है, ये कोई सरफेस है, तो इसमें से फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। ठीक है, ये फील्ड लाइंस इसमें से पास कर रही है और यहां से ऊपर ऐसे जा रही है। ठीक हो गया। ये कौन है? ये फील्ड लाइंस है। कौन सी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो अब इस यूनिट एरिया में से कितनी फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं। इसका फ्लक्स कितना है? इसका 3 है। 3 फील्ड लाइंस पास कर रही है। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया, दैट इज प्लेस्ड नॉर्मली या परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। या इसकी एक और डेफिनेशन भी आप पढ़ते थे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ए क्या है? एरिया वेक्टर। ठीक है। अब एरिया वेक्टर सर क्या होता है? पहले मैं जरा फॉर्मूला लिखता हूं, फिर एरिया वेक्टर भी बताता हूं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम एक ग्रीक लेटर फाई से यूज डिनोट करते थे, और ये बराबर आ गया हमारे पास E डॉट ए के। इसको फर्दर यूज लिख सकते हैं E A कॉज ऑफ थीटा। ठीक है। अब फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, ये थीटा आपको बता देगा। अगर थीटा 0 है, cos 0 1 होता है, cos की वैल्यू मैक्सिमम होगी और फ्लक्स मैक्सिमम होगा। अगर थीटा 90 है तो cos की वैल्यू cos 90 0 हो जाएगा और फ्लक्स मिनिमम होगा। अब सर थीटा किसके बिटवीन है ये तो बता दे भाई। तो थीटा इन्हीं दोनों के बिटवीन है, E और
ए के बिटवीन। मैं लिख देता हूं थीटा किसके बिटवीन है, थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर ए एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ठीक हो गया जी। अब मुझे जरा जल्दी से इस केस में बताएं एरिया वेक्टर क्या है। सर पहले एरिया वेक्टर हमें बता दें भाई। एरिया वेक्टर हम उसको कहते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई सरफेस है, लेट सपोज ये हमारे पास एक सरफेस है, ठीक हो गया। इस सरफेस का जो एरिया है, सरफेस एरिया वो ये है, ये सारा क्या है इसका सरफेस एरिया, जिसको मैंने शेड कर दिया है, ये सारा इसका क्या है सरफेस एरिया। अब जब मैं इसको एरिया वेक्टर बनाऊंगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड तो इस एरिया के ही बराबर होता है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन होती है वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी। एरिया वेक्टर किधर होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर मेरा हाथ यूं है ना तो इसके परपेंडिकुलर, बोर्ड का ये सरफेस एरिया है तो इसके परपेंडिकुलर इधर, ठीक है, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है नॉर्मल टू द सरफेस। हमेशा एरिया वेक्टर सरफेस एरिया के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये बात भी आपने याद रखनी है, एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। अच्छा, तो ये एरिया वेक्टर हो गया। अब जरा जल्दी से मुझे यहां बताएं, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। सर जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन आपने बताया था, ठीक हो गया, शाबाश। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या है। सर ये सरफेस एरिया ना तो डाउनवर्ड भी ले सकते हैं, अपवर्ड भी, लेकिन ज्यादा अच्छा क्या है, ज्यादा अच्छा है कि हम अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है। दोनों में जरा एंगल बता दें कितना है, ई में और ए में, इन दोनों के दरमियान में एंगल कितना है। सर दोनों पैरेलल है, उसका मतलब एंगल क्या होगा, सर जीरो होगा, शाबाश। तो एंगल क्या आ गया, जीरो। अब जब एंगल जीरो होगा तो फ्लक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, फाई इक्वल टू आ जाएगा ई ए, ठीक है। अगर फाई हमारे पास ई ए आ गया तो हमने तो ई की बात करनी है ना, ई किसके इक्वल आ जाएगा, फाई ओवर ए के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला आ गया, फाई ओवर ए। सर जल्दी से ये फाई के हमें यूनिट भी बता दें। तो फाई का जो यूनिट होता है ना बच्चे, फाई का यूनिट होता है, ई का यूनिट क्या था सर, न्यूटन पर कूलम, और एरिया का फिर क्या है सर, मीटर स्क्वायर। तो क्या हो गया सर, ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अच्छा, और भी इसका यूनिट हो सकता है, और क्या है, और इसका यूनिट हो सकता है वोल्ट मीटर। मुझे बताइए क्या वोल्ट मीटर हो सकता है। बिल्कुल सर हो सकता है। कैसे, देखिए हमने पढ़ा ना न्यूटन पर कूलम किसके बराबर होता है, वोल्ट पर मीटर के। तो जब हम यहाँ वोल्ट पर मीटर लगाएंगे तो 1 मीटर से 1 मीटर गायब हो जाएगा, तो बाकी वोल्ट मीटर रह जाएगा। ये भी एमसीक्यू आ सकता है, आपने याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। तो अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये बनो तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। अब इसके बाद ना मैं बात करूंगा एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पढ़ा ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हमने देखा था कि जब दो सेम चार्जेस इकट्ठे पड़े होते हैं ना, एक दूसरे के करीब पड़े होते हैं, तो फिर उनके दरमियान में एक न्यूट्रल जोन बनता है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो। उसको हमने क्या बोला था, उसको हमने न्यूट्रल जोन बोला था, या जीरो फील्ड स्पॉट बोला था, या जीरो फील्ड लोकेशन बोला था। तो उसके हवाले से भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालने के क्वेश्चन आ जाते होते हैं। जैसे आपकी टेक्स्ट बुक में, अगर आप पंजाब के स्टूडेंट हैं तो उस टेक्स्ट बुक में जो पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर है, उसमें न्यूमेरिकल नंबर ऑलमोस्ट जहां तक मुझे याद है 5, उसमें जीरो फील्ड लोकेशन का आपसे पूछा गया, बताएं कितनी होगी। तो अब जीरो फील्ड लोकेशन में भी चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का ही कॉन्सेप्ट यूज होगा और वो इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन भी आ जाता है, तो हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जीरो फील्ड लोकेशन, जीरो फील्ड लोकेशन। अब देखिएगा जरा, जीरो फील्ड लोकेशन के लिए अब एक बात याद रखें, हमारे पास अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा भी कौन है, पॉजिटिव चार्ज है। अगर तो ये दोनों सेम चार्जेस हैं, दोनों क्या है, सेम चार्जेस हैं, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। हमने कल पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को रिपेल करती है। तो यहां सेंटर में, ठीक है, सेंटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होगी। पोटेंशियल का भी समटाइम पूछ लेता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा, याद रखिएगा, दो लाइक चार्जेस के सेंटर में। अगर दो नलाइक चार्जेस हो, मतलब अनलाइक चार्जेस हो, एक पॉजिटिव है और दूसरा कौन है, नेगेटिव है, सेम मैग्नीट्यूड के। अब जरा सेंटर पर बताएं, अब सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जीरो होगी, नहीं सर। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी, ठीक है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा सर, वो जीरो हो जाएगा।
ये दोनों बातें एमसीक्यू के हवाले से इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है, उसमें हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को बहुत डिटेल में डिस्कस करना है इंशाल्लाह। तो अच्छा, अब इससे आगे मैं बात कर रहा था कि हमने जीरो फील्ड लोकेशन बतानी है। तो अगर हमारे पास दो लाइक चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है और दूसरा भी पॉजिटिव है, लेकिन आपने देखा मैंने इसको ज्यादा बड़ा बनाया, लेट्स सपोज ये +2q चार्ज है और ये q चार्ज है। अब जीरो फील्ड स्पॉट कहां बनेगा? क्या दरमियान में बनेगा? बिल्कुल सर। तो जो लाइन इन दोनों को ज्वाइन कर रही होती है ना, उस लाइन के ऊपर जीरो फील्ड स्पॉट मालूम करने के लिए कहता है। तो अब जीरो फील्ड लोकेशन क्या अब सेंटर में बनेगी? सेंटर में नहीं बनेगी। अब कहां बनेगी? अब जीरो फील्ड स्पॉट जो है या जीरो फील्ड लोकेशन है वो जो स्मॉलर चार्ज है ना उसके करीब बनेगी, ठीक है। ऑलमोस्ट आप यूं कह लें कि यहां बन जाएगी, ठीक है। वो डिपेंड करता है, जब हम फाइंड करेंगे तो वो वहां बन जाएगी। अब ये लाइक चार्जेस है, अगर अनलाइक चार्जेस हो तो फिर क्या सीन होगा? ठीक है, हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक है पॉजिटिव और दूसरा कौन है? नेगेटिव। अब ये दोनों ऑपोजिट चार्जेस तो हैं, लेकिन साथ में एक ये +2q है और ये -q है, मैंने आपसे ये कह दिया। अब फिर जीरो फील्ड, क्या सेंटर में किसी पॉइंट पर जीरो फील्ड स्पॉट होगा? नहीं होगा सर। कहां होगा? सर इधर होगा, शाबाश। सर इधर भी होगा, शाबाश। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाई करीब किसके होगा? तो करीब आप उसके कह देंगे जो स्मॉलर चार्ज है। तो अगर स्मॉलर चार्ज पॉजिटिव होता तो इसके करीब होता, अगर स्मॉलर चार्ज नेगेटिव है तो फिर इसके करीब है। तो इसके करीब ये जितना भी डिस्टेंस है, लेट्स सपोज ये x है, तो इस डिस्टेंस पर आप बताएं इलेक्ट्रिक जीरो फील्ड स्पॉट यानी कि कितने डिस्टेंस पर बनेगा इस स्मॉलर चार्ज से। तो इसके लिए ना एक तो आपने डिटेल्ड एक जो भी मैंने एक न्यूमेरिकल की बात की तो उसमें आपने इसको डिटेल्ड मेथड से किया, लेकिन मैं ये वाला क्वेश्चन आपको शॉर्टकट मेथड से करवाऊंगा। डिटेल मेथड से भी मैं करवा सकता हूं, अगर आप मुझे कहेंगे ना सर वो डिटेल मेथड भी करवा दें हमें, ऑल्दो पहले आपने वो किया हुआ है, अगर आप मुझसे कमेंट में रिक्वेस्ट करेंगे कि सर वो डिटेल मेथड भी करवा दें तो मैं वो भी आपको करवा दूंगा। लेकिन यहां पर मैं एंटी टेस्ट में आपको शॉर्टकट बताऊंगा। शॉर्टकट क्या होगा? शॉर्टकट बहुत मजे का है, बहुत आसान है। आपने शॉर्टकट याद रखना है। अगर आपने जीरो फील्ड स्पॉट निकालना है लाइक चार्जेस की, तो d/√qb ओवर qs +1, तो ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब लाइक चार्जेस हो। कौन से होंगे? लाइक चार्जेस। तो लाइक चार्जेस जब हो और आपने जीरो फील्ड स्पॉट निकालनी हो तो आप ये फॉर्मूला, ये शॉर्टकट लगाएंगे जहां पर QB है बिगर चार्ज और QS है स्मॉलर चार्ज, ठीक है, याद रह जाएगा। ये कौन है सर? बिगर चार्ज, बिगर चार्ज। और ये भी कौन है सर? अंडरस्टूड है, ये स्मॉलर चार्ज, ठीक हो गया जी। अब दूसरी बात, अगर आपके पास अनलाइक चार्जेस हो तो फिर क्या फॉर्मूला बनेगा? थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं। फिर फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास d ओवर फॉर्मूला यही रहेगा, d/QB ओवर QS। अब क्या काम करना है? प्लस की जगह ना सिर्फ माइनस लगा देना है, ठीक है। तो ये -1, तो ये हमारे पास शॉर्टकट आ जाएगा किस केस में? अनलाइक चार्जेस के केस में, अनलाइक चार्जेस के केस में। जैसे मैं आपसे एक एमसीक्यू पूछ लेता हूं, जल्दी से बताइएगा। एमसीक्यू में शायद आपसे ये कह रहा है कि फर्ज करें आपके पास Q1 है 16 माइक्रोकूलम और Q2 है आपके पास 4 माइक्रोकूलम। अगर इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो हो 3 मीटर, तो जल्दी से बताएं जीरो फील्ड स्पॉट कहां बनेगा? जीरो फील्ड स्पॉट की लोकेशन बताएं कहां होगी। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे? मैं ऑप्शन लिख लूं? सर ऑप्शन रहने दे, वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं, बहुत आसान है। चलें जी सॉल्व कर लेते हैं इसको। सॉल्व कैसे करेंगे? देखें दोनों पॉजिटिव चार्जेस है ना, अगर दोनों पॉजिटिव चार्जेस है तो ये फॉर्मूला लगेगा लाइक। अगर नेगेटिव होते तो भाई फिर भी यही फॉर्मूला था, क्योंकि लाइक चार्जेस एक जैसे चार्जेस के लिए फॉर्मूला है। तो यहां पर आ जाएगा x = d कितना है सर? d है हमारे पास 3 ओवर q बिगर कितना है? q बिगर है हमारे पास सर 16 ओवर q स्मॉलर कितना है सर? q स्मॉलर है 4 और यहां क्या आ जाएगा सर? +1 आ जाएगा, शाबाश।
अब यहां से इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये 3 ऊपर वैसे ही रहा और 4 4 16, तो सर अंडर रूट 4 आ गया, ठीक है, प्लस 1, ये 1 अंडर रूट में नहीं है, ये सेपरेट है, तो यहां से नीचे क्या आ जाएगा सर, अंडर रूट 4 होता है 2, तो ये आ जाएगा 3 ओवर 2 प्लस 1 3, तो 3/3 कितना हो गया सर 1 हो गया, तो 1 मीटर इसका आंसर होगा। अब जस्टिफाई करें भाई 1 मीटर कहां से, तो मैंने आपको बताया है कि ये जो डिस्टेंस है ये नियर द स्मॉलर चार्ज होगा, तो स्मॉलर चार्ज से कितना डिस्टेंस 1 मीटर, शाबाश। अब ना इसी फॉर्मूला से आपने वो बुक वाला क्वेश्चन करना है, मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं, एमसीक्यू में शायद आपसे ये कह रहा होगा वहां पर कि Q1 है आपके पास, इसको इस पेन से लिखते हैं, Q1 है -1 माइक्रोकूलम और Q2 है कितना 4 माइक्रोकूलम। अगर दोनों के दरमियान में डिस्टेंस 3 मीटर हो तो बताएं जीरो फील्ड स्पॉट कहां बनेगा, ठीक है। याद रहे जब ये फॉर्मूला यूज करना है तो यहां मैग्नीट्यूड लेना है, ये नेगेटिव साइन नहीं पुट करना, क्योंकि हमने ये जो फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं ये सिर्फ मैग्नीट्यूड्स के लिए, तो नेगेटिव और ये पॉजिटिव ये आपको बताएंगे कि दोनों अनलाइक चार्जेस है। गुड हो गया, ये कर लेंगे, कमेंट में जरा आंसर बता दीजिएगा, शाबाश। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और कॉन्सेप्ट, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट को आपने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा D, ठीक है। तो अब ये क्या था, इसकी डेफिनेशन मैंने लिख दी हुई है, द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस के हिसाब से मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहां से वो यूनिट आता है जो आपने पढ़ा ना वोल्ट पर मीटर, वो इसी फॉर्मूला से यूनिट आ रहा था, ठीक है जी। अब यहां ना इसके हम दो बातें पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज यानी कि आइसोलेटेड चार्ज, और दूसरा हम पढ़ेंगे ड्यू टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स। तो पहले मैं बात करता हूं ड्यू टू आइसोलेटेड चार्ज। आइसोलेटेड चार्ज में ये फॉर्मूला कैसे बिहेव करेगा, इस बात को समझते हैं जरा। आइसोलेटेड चार्ज आपके पास, फर्ज कर लेते हैं ये आपके पास एक आइसोलेटेड चार्ज है और इससे आप दूर जा रहे हैं, तो आपके पास कोई दो पॉइंट्स है, लेट्स सपोज A और ये दूसरा पॉइंट है B, तो इन दोनों के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपने निकालनी हो तो इन दोनों के दरमियान में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आल्दो हमने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ना है, लेकिन उसकी डेफिनेशन आपको पता होगी, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो अब यहां पर ज्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, यहां पर ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आप निकालेंगे और डिस्टेंस की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास E आ जाएगा। अगर यहां पर मैं इसका ग्राफ बनाऊं पोटेंशियल का और डिस्टेंस का, तो कैसा बनेगा, ठीक है। तो यहां मैं बना देता हूं पोटेंशियल और यहां मैं बना देता हूं डिस्टेंस, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, V और D का ग्राफ। तो सर V और D का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा। अब ये ग्राफ आपसे क्या बातें कर रहा है, जरा जल्दी से बताइएगा, ये ग्राफ क्या कह रहा है, इस ग्राफ की स्लोप बताएं क्या बताती है आपको, इस ग्राफ की स्लोप बताएं क्या बताती है। स्लोप किसके बराबर होती है, डेल्टा Y ओवर डेल्टा X। तो Y पर कौन है सर V है, तो डेल्टा V, और X पर कौन है सर D है, तो डेल्टा D या डेल्टा R कह लें, एक ही बात है, डेल्टा V ओवर डेल्टा D। अच्छा जरा जल्दी से बताएं, ये जो मैंने कर्व बनाई है इसकी स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर स्लोप सेकंड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रही हो तो स्लोप नेगेटिव होगी, अगर फर्स्ट में या थर्ड में जा रही हो स्लोप तो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब इसको जरा यहां टेंजेंट ड्रा करके देखें, तो स्लोप किस में आ रही है सर, फर्स्ट सेकंड में और फोर्थ में। यहां किसी भी पॉइंट पर देखें तो स्लोप या तो सेकंड में होगी या फोर्थ में होगी, तो स्लोप क्या होगी, नेगेटिव होगी। या फिर स्लोप बराबर tan थीटा होती है, तो आप tan थीटा निकाल लें, यहां पर कोई टेंजेंट ड्रा करें, ठीक है, ये टेंजेंट ड्रा किया और इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल देख ले, वो ग्रेटर देन 90 है, तो tan थीटा जब यानी कि tan 90 से जब एक्सीड करेगा तो नेगेटिव वैल्यूज देगा फिर आप, ठीक हो गया। तो स्लोप क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। अब जरा देखिएगा सवाल ये है कि इस स्लोप, ये स्लोप यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। अच्छा एक स्लोप नेगेटिव होगी, मतलब यहां पर क्या आ गया, नेगेटिव का साइन आ गया।
अब ये माइनस डेल्टा वी और डेल्टा डी किसके बराबर होता है सर, ई के बराबर होता है। तो इसका मतलब हुआ इस ग्राफ की जो स्लोप है वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देगी। अब अगला सवाल ये है कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, तो वो आपको ये स्लोप बताएगी। स्लोप कौन बता किसको बता रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड को बता रही है हमें। तो अगर स्लोप इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बता रही है तो जो स्लोप के बारे में हम इंफॉर्मेशन लेंगे वही हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में होगी। तो स्लोप यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, सर ये नॉन यूनिफॉर्म है, हर पॉइंट पर चेंज हो रही है। यहाँ देखिए स्लोप की मतलब ये इस तरह से इसमें वेरिएशन आ रही है, यहाँ कुछ और आ रही है। तो आप देख सकते हैं स्लोप क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है। अगर स्लोप नॉन यूनिफॉर्म है तो इसका ऑब्वियसली यही मतलब होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म होगी। किस केस में, इस आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज के केस में। यहां से ना मैं आपसे एक और सवाल पूछ लेता हूं, जल्दी से बताइए, हमारे पास अगर एक और पॉइंट आ जाए, यहां पर ये सी आ गया, तो किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी और किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी, ए पर, बी पर, सी पर, शाबाश बता दीजिए। सर बिल्कुल ए पर सर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी बी से और बी पर ज्यादा होगी सी से, यानी कि आप यूं कह सकते हैं कि ई ए जो है ये ग्रेटर देन है ई बी से और ये ग्रेटर देन है ई सी से। ठीक हो गया। तो हर जगह पर आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है और ये स्लोप भी वेरिएशन इसमें आ रही है, तो स्लोप में वेरिएशन आ रही है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी करे। दूसरी बात जो हमने डिस्कस करनी है वो ड्यू टू ऑपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स है, ड्यू टू ऑपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स। अब यहां पर हम दो प्लेट्स कंसीडर करते हैं। एक लेट्स सपोज आपके पास है ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट और दूसरी आपके पास है ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज प्लेट। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी सर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। किसकी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अच्छा अब यहां पर बताएं, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे सर आपने कल के लेक्चर में बताया था कि इसमें हर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट यानी कि यूनिफॉर्म रहेगी, क्या ये दोनों जो प्लेट्स हैं वो सेम पोटेंशियल पर है, नहीं सर ये हाई पोटेंशियल पर है और ये वाली प्लेट लो पोटेंशियल पर है, तो दोनों के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो ग्राफ कैसा बनेगा, तो ग्राफ इसका बहुत आसान बनने वाला है। ग्राफ इसका बन जाएगा कुछ इस तरह से। ये किसके बिटवीन ग्राफ है, ये वोल्टेज और डिस्टेंस का ग्राफ है। ठीक हो गया। अब ये जो ग्राफ है ये आपसे क्या बातें कर रहा है, सर ये कह रहा है कि अगर हम किसी भी पॉइंट पर इसकी स्लोप देखें तो वो कांस्टेंट है। ठीक है, स्लोप क्या है, यूनिफॉर्म है। स्लोप क्या है, यूनिफॉर्म है। पहले तो ये बताएं इसकी स्लोप किसके बराबर है, सर डेल्टा बी ओवर डेल्टा डी, डेल्टा बी ओवर डेल्टा डी। पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सर नेगेटिव है। ठीक हो गया, किसके बराबर आ जाएगी, ई के बराबर। अच्छा यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है, सर यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म स्लोप है। अगर स्लोप यूनिफॉर्म है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। मेरा आपसे फिर वही सवाल है, अगर ये तीन पॉइंट्स हो ए बी और सी, तो बताएं किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। शाबाश, जल्दी से बता दें। सर क्या मजाक कर रहे हैं भाई, मजाक नहीं कर रहा, सवाल पूछ रहा हूं। सर ये तो भी आपने बता दिया, कब बताया, अभी तो बताया आपने कि हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी। तो हम ये कह सकते हैं ई ए बराबर है ई बी के और ये बराबर है ई सी के। तो इसका ये मतलब हुआ कि हर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म होगी। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक और कॉन्सेप्ट की। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और भी फॉर्मूला आ जाता है सस्पेंडेड चार्ज के केस में। सस्पेंडेड चार्ज, अगर कोई चार्ज सस्पेंड हो जाए, आपने मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड में पढ़ा हुआ है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो दोनों क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो ये क्यू ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम जी के। ठीक हो गया, तो ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम जी ओवर क्यू। तो ये फॉर्मूला भी आपने याद रखना है
इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में यूज हो सकता है। अब इसके बाद जो आखिरी बात हमने डिस्कस करनी है वो गॉसेस लॉ की 3 एप्लीकेशंस है। उनमें भी चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूज होती है, आपको याद होगा गॉसेस लॉ को यूज करके हमने क्या काम करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी। कहां निकालनी थी? इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर में, और ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के केस में, और ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के केस में। तो इन तीनों को हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसमें जो जो बातें हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के हवाले से हमने उन्हीं की बात करनी है। तो पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैंने इलेक्ट्रिक एफ आई लिख दी है, आप फील्ड इंटेंसिटी इसको समझेंगे। इनसाइड अ हॉलो चार्ज्ड स्फीयर। एक स्फीयर है जो कि हॉलो है अंदर से, और उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने निकालनी है। तो वो आपको पता हो, अगर आपने बहुत अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ा था, तो ये कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, तो इसके ऊपर फर्ज कर लेते हैं ये पॉजिटिव चार्जेस जो है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो गॉसेस लॉ क्या था? गॉसेस लॉ सर आपने हमने पढ़ा हुआ था फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा, तो इसके अंदर आपसे पूछा गया था कि बताएं भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो आपने एक निकाला था फॉर्मूला इसमें गॉसियन सरफेस कंसीडर करके। तो आपने फाई निकाला ई ए, इन दोनों को इक्वेट किया, तो E इज इक्वल टू आ गया क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट। तो आपने कहा चूंकि इसके इनसाइड कोई चार्ज मौजूद नहीं है, ये चार्ज क्या है? जीरो है, तो इसी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाई द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर इज जीरो, तो आप कह सकते हैं बिकॉज चार्ज इनसाइड द हॉलो चार्ज इज जीरो, दैट इज व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। अब अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो जल्दी से बता दें इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? क्या जीरो होगा या नॉन जीरो होगा? जल्दी से बता दें। सर ये अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, E इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा V ओवर डेल्टा D। तो चूंकि फॉर्मूला क्या है? E इज इक्वल टू डेल्टा V ओवर डेल्टा D। तो यहां से E चूंकि जीरो है तो ये D जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो डेल्टा V भी क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये याद रहे इसके अंदर पोटेंशियल का डिफरेंस क्या होता है? जीरो होता है। मेरा सवाल ये है कि यहां पोटेंशियल क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आप कहेंगे सर वो कांस्टेंट रहता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट रहता है। लेट्स सपोज यहां 5 वोल्ट है, ठीक है, तो हर पॉइंट पर क्या होगा? 5 वोल्ट होगा सरफेस तक। अगर मैं पूछता हूं यहां इस पॉइंट पर बताएं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, तो आप कहेंगे सर 5 वोल्ट। अच्छा, मैं आपसे कहूं यहां पर ज्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है या यहां पर, यानी कि ए पर ज्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है या बी पर? तो अब देखिए क्योंकि आप हॉलो चार्ज स्फीयर से दूर जाना शुरू हो गए, तो जैसे जैसे आप दूर जाएंगे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी। यहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा है बी के मुकाबले में और बी पर कम है ए के मुकाबले में। इस तरह से यहां पर ओवरऑल सरफेस पर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो यहां तीन बातें हमने पढ़ी कि E जीरो होगा, डेल्टा V भी जीरो होगा और V क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अब यहां से ना बड़ी मजे की एप्लीकेशन इसकी आती है कि अगर आपने किसी चीज को इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना हो तो उसको एक मेटल के एनक्लोजर में आपको बंद कर दें। तो मेटल के केस में जब आप उसको बंद कर देंगे तो अब उसको कोई इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टर्ब नहीं कर सकेगी। ये इसकी एप्लीकेशन थी। अब इसके बाद ना दूसरी जो हमने एप्लीकेशन डिस्कस करनी है गॉसेस लॉ के अंदर, तो इसकी वो थी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। E ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, ठीक है। एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है, उसकी वजह से बताएं इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर क्या होगी। लेट्स सपोज ये हमारे पास कोई इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है। सर इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज का क्या मतलब हुआ? भाई इनफाइनाइट जब हम कह रहे हैं तो इनफाइनाइट का मतलब नहीं समझते? सर समझते हैं। तो इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट का मतलब यह है कि अगर ये कोई शीट ऑफ चार्ज है तो ये ऊपर भी है, जैसे लेट्स सपोज ये बोर्ड एक शीट है तो ये ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, यानी कि इन्फिनिटली ये एक्सपैंड हुआ है, इतनी बड़ी शीट है ये।
तो आपने इससे किसी डिस्टेंस पर, ये एक पॉइंट P पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मालूम की होगी, डेरिवेशन में हमने नहीं जाना, ना हमें इसकी जरूरत है, तो वो क्या निकाली थी, वो सर हमने निकाली थी E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, लेकिन यहाँ 2 भी साथ आता है। अच्छा, सिग्मा क्या चीज है सर? सिग्मा यहां पर है हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी Q ओवर ए, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। अच्छा, इसका यूनिट क्या है सर? ये देखें ना, कूलम पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट आ जाएगा, ठीक है। तो अब जब ये वैल्यू यहां पुट करेंगे तो E की एक और वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, और वो कौन सी बनेगी? वो बन जाएगी हमारे पास Q ओवर 2a एप्सिलॉन नॉट, Q ओवर 2a एप्सिलॉन नॉट। शाबाश, ठीक है। तो ये एक और फॉर्मूला आ गया। इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना हो तो हम इसको लिखते हैं E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू r कैप। अगर ये नेगेटिव वाली चार्ज होती तो यहां साथ नेगेटिव आ जाता, क्योंकि ये पॉजिटिव वाली चार्ज है तो यहां पॉजिटिव रहेगा। यहां एक और मैं एमसीक्यू इंपॉर्टेंट मेरे जहन में आ गया, मैं बता दूं, ये नेगेटिव के बारे में पूछ लेता है कि बताएं भाई ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, तो ये शो करता है कि द डायरेक्शन, द वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, the direction of E is along the decreasing potential। E की डायरेक्शन किधर है? along the decreasing potential है, ठीक है, यानी कि हाई पोटेंशियल से किधर है? लो पोटेंशियल की तरफ। अब आखिरी एप्लीकेशन जो है वो है ऑपोजिटली चार्ज प्लेट के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स, ठीक है। तो इसको भी हम यहां छोटे से हिस्से में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। ये देखें, ये आपके पास कोई 2 प्लेट्स हैं और इनमें एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक हो गया। तो ये आ गई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो अब यहां पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो आपने इसके लिए रिलेशन निकाला था E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। क्या निकाला था? E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, या हम इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल टू Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट, ठीक हो गया। तो ये दोनों फॉर्मूलाज इसके लिए यूज हो सकते हैं। अब यहां से मैं आपसे एक बात पूछता हूं, अगर मैं इस नेगेटिव वाली चार्ज प्लेट को यहां से उठाकर इंफिनिटी पर ले जाऊं, सवाल समझिएगा, इस नेगेटिव वाली चार्ज प्लेट को उठा के कहां लेके जाना है? इंफिनिटी पर। तो फिर बताएं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? तो फिर ये वाला केस बन जाएगा, ठीक है, यानी कि सिंगल शीट ऑफ चार्ज वाला केस बन जाएगा। तो यहां पर एक्चुअली जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, E नेट, वो बराबर है E पॉजिटिव प्लेट की वजह से और E नेगेटिव प्लेट की वजह से। तो पॉजिटिव प्लेट की वजह से अगर आप देखें तो E जो है हमारे पास वो क्या होगी? पॉजिटिव प्लेट की वजह से ये होगी हमारे पास, ये अभी हमने पढ़ा, E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से ये भी सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखें ये दोनों ऐड क्यों हो रही है? यहां इस पॉइंट पर देखें, पॉजिटिव चार्ज की वजह से या पॉजिटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है सर? इस तरफ, राइटवर्ड। अच्छा, नेगेटिव चार्ज की वजह से किधर होगी? तो आपको पता है नेगेटिव की तरफ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो यहां भी इस तरफ होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब वेक्टर क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में होती है तो वो दोनों एक दूसरे के साथ ऐड हो जाती है। जैसे मैं ये लेट्स सपोज मेरे पास मार्कर का एक बंडल है, इस पर मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूं और एक फोर्स और लगा देता हूं सेम डायरेक्शन में, तो अब रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? उन दोनों फोर्सेस का सम। तो यहां पर भी ये दोनों फोर्सेस का सम हो गया, और ये जो हमारे पास E आ गया वो सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट आ गया, ठीक है। अगर आपने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो यहाँ r कैप लगा देंगे ऐसे, तो ये आपके पास फाइनल रिलेशन आ गया। लेकिन बहुत सारी बातें हमने की इलेक्ट्रिक फील्ड के हवाले से। अब ना मैं 2-3 एमसीक्यू आपसे पूछ लेता हूं और फिर मैं आपकी जान छोड़ता हूं। स्टूडेंट्स, अब हम अपनी बात का इख्तिताम करते हैं 2 एमसीक्यूज के साथ। एमसीक्यू नंबर 1 मैंने आपके सामने लिखा है, इसमें शायर कह रहा है कि ये 2 ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स आपको गिवन है और इस डायग्राम में आपको 3 पॉइंट्स गिवन है, ए, बी और सी। तो आपसे सवाल ये पूछ रहा है मोर फोर्स एट पॉइंट, तो बताएं ज्यादा फोर्स किस पॉइंट पर होगी,
ए पर ज्यादा फोर्स होगी, बी पर ज्यादा फोर्स होगी या सी पर ज्यादा फोर्स होगी? अब आपका क्या आंसर है, जल्दी से बता दें। तो इसका आंसर मैं आपको दे देता हूं, आपने बिल्कुल दुरुस्त बताया सर, सेम होगी। क्या होगी? सेम होगी। अब जवाब ये है कि सेम क्यों होगी? तो सेम इसलिए होगी कि F इक्वल टू होता है हमारे पास QE, चूंकि E सेम होता है यानी कि E कांस्टेंट होता है, यानी कि E यूनिफॉर्म है इनसाइड ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। तो इसका मतलब हुआ अगर ये E यूनिफॉर्म है तो फिर F भी क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा, सेम होगा, कांस्टेंट होगा। दैट इज व्हाई डेल्टा इज बेस्ट ऑप्शन। एक और एमसीक्यू है, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इसमें शायद आपको ना एक बॉक्स देता है, ये क्यूब गिवन है और इस क्यूब के सेंटर पर ना एक प्लस क्यू चार्ज पड़ा हुआ है, अगर आपको नजर आ रहा हो तो वो पूछ रहा है बताएं फ्लक्स थ्रू वन फेस। तो एक फेस में से लेट्स सपोज ये वाला फेस हम कंसीडर कर लेते हैं, तो एक फेस में से फ्लक्स कितना निकलेगा? तो फ्लक्स आपने 5 बताना है। क्या Q ओवर एप्सिलॉन नॉट होगा, 1/4 Q ओवर एप्सिलॉन नॉट होगा, या 1/6 Q ओवर एप्सिलॉन नॉट होगा, या 1/3 Q ओवर एप्सिलॉन नॉट होगा? तो जल्दी से आंसर बता दें। सर ये होगा 1/6 Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। भाई ये क्यों होगा? सर देखें ना, टोटल इसकी कितनी सरफेसेस है? 6। तो 6 सरफेसेस हैं और ये सेंटर में पड़ा हुआ है, तो हर तरफ से, चूंकि ये चारों डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एमिट कर रहा होता है, तो हर क्यूब की हर साइड में से या हर फेस में से इक्वल फील्ड लाइंस पास करेंगी। तो अब चूंकि हर फेस में से इक्वल फील्ड लाइंस पास करेंगी, तो एक फेस में से टोटल फ्लक्स का 1/6 पास करेगा। तो भाई टोटल बॉक्स में से फिर बताएं कितना फ्लक्स होगा? सर टोटल फ्लक्स जो है, टोटल फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ वो बराबर होगा Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। भाई अगर मैं इसको स्फीयर कर दूं, सर आप बेशक इसको स्फीयर बना दें, फिर भी ये इतना ही रहेगा, क्योंकि वो शेप पर डिपेंड नहीं करता, वो चार्ज पर डिपेंड करता है और मीडियम पर डिपेंड करता है। अच्छा शाबाश। तो अब टोटल अगर इतना है तो एक फेस में से टोटल 6 है, तो इसको 6 से डिवाइड कर दें, तो एक फेस में से हो जाएगा, वन फेस में से हो जाएगा फ्लक्स 1/6 Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। बात समझ रहे हैं? बेस्ट ऑप्शन चार्ली। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं कितनी आसानी से आपके सामने बहुत मुश्किल बातें कर रहा होता हूं, तो ये मुश्किल बातें आपके लिए भी आसान हो जाएंगी अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और मुझे आप अपनी दुआओं में याद रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।